चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस, सीएस एग्जीक्यूटिव की सारी डिटेल्स के बारे में। ठीक है जी। तो सीएस फाउंडेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। सो आज का जो हमारा सेशन है, दिस इज अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव, राइट। तो भाई सीएस एग्जीक्यूटिव में कैसे जाएं, डायरेक्टली जाया जा सकता है या नहीं, ये सब बातें आज हम करने वाले हैं। इसके सिलेबस के बारे में, इसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बारे में। ठीक है। तो अब सवाल यह आता है सीएस एग्जीक्यूटिव में कौन कौन एंटर कर सकता है सबसे पहले। ठीक है जी। अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने सीएस फाउंडेशन कर लिया है, ठीक है जी, फाउंडेशन उसने क्लियर कर लिया है, एक तो ये पर्सन इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, अगर किसी ने ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का CPT कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर लिया है, क्लियर कर लिया है, वो भी डायरेक्टली इसमें एडमिशन ले सकता है। मैं इसे लिख देता हूं CACPT। ठीक है जी, आसान हो जाएगा आपके लिए। उसी तरीके से अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी भी पर्सन ने CMA का यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये पर्सन भी क्या कर पाएगा, डायरेक्टली अब सीएस एग्जीक्यूटिव कर पाएगा। इसके अलावा एक और बात, अगर कोई पर्सन ग्रेजुएट है, सिर्फ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, फ्रॉम एनी स्ट्रीम एक्सेप्ट विच स्ट्रीम, एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स को अगर हम छोड़ दें, तो फाइन आर्ट्स को छोड़कर किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप क्या कर पाएंगे, आप डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव कर पाएंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने फाउंडेशन के लिए भी यही बात बताई थी कि अगर आप क्लास 12th में हैं, 12th के एग्जाम दे दिए और आपकी स्ट्रीम कोई भी हो, चलेगा, आप उसके बाद सीएस फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हैं। वहां पर भी एक्सेप्शन बिल्कुल वैलिड है कि वहां पर भी फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट जो हैं वो सीएस फाउंडेशन का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लाइकवाइज यहां पर भी जो भी ग्रेजुएट डायरेक्टली इस स्ट्रीम में एंटर होना चाहते हैं, सीएस में एंटर होना चाहते हैं, वो भले किसी भी स्ट्रीम से हो, मगर फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को यहां पर अलाउड नहीं है। क्या ये बात समझ आई? तो जहां तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, सीएस फाउंडेशन करने वाले, CACPT करने वाले, CMA फाउंडेशन करने वाले, इन सब बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा सीएस एग्जीक्यूटिव में। ग्रेजुएट जो हो चुके हैं उनको भी क्या मिलेगा, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा सीएस एग्जीक्यूटिव में, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने फाइन आर्ट से अपनी ग्रेजुएशन की हो। पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दैट रिमेन्स सेम। फाउंडेशन में भी सेम था और यहां पर भी बिल्कुल सेम रहेगा। क्या? पास क्राइटेरिया। ठीक है जी, जैसे वहां पर डिटेल बताई थी, बिल्कुल सेम चीज यहां पर अप्लाई होती है कि आपने ईच सब्जेक्ट कितने चाहिए आपको, 40%। ठीक है जी। और इन एडिशन टू दैट दूसरा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, एग्रीगेट। एग्रीगेट कितना चाहिए आपको, एग्रीगेट चाहिए 50%। इन दोनों कंडीशंस को एक साथ पूरा करना पड़ेगा, तब जाके एक स्टूडेंट पास होगा।
इज दैट वेरी क्लियर? अब मैं दोस्तों आने वाला हूं सब्जेक्ट्स पर, और सब्जेक्ट्स को जैसे ही जानेंगे उसी के अकॉर्डिंगली फिर पास क्राइटेरिया को भी एक बार देखेंगे। तो भाई ऐसा है, इस पूरे के पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सीएस एग्जीक्यूटिव को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है ग्रुप 1 और एक है ग्रुप 2। ठीक है जी। हम ये जो ग्रुप है, यहां पर इन ग्रुप को क्या कहा गया है? ग्रुप को कहा गया है यहां पर मॉड्यूल्स। क्या बोला गया यहां पर? मॉड्यूल्स। तो जैसे हम देखते हैं कि भाई सीए में ग्रुप कहे जाते हैं, यहां पर उन ग्रुप्स को नाम क्या दिया गया है? मॉड्यूल नाम दिया गया है। तो भाई जैसी यहां की टर्मिनोलॉजी है वही मैं यूज कर देता हूं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। ठीक है जी। 7 पेपर है दोस्तों इसमें। कितने पेपर्स हैं? 7 पेपर्स इन टोटल। सीएस एग्जीक्यूटिव के 7 पेपर, 100 मार्क्स का पेपर होता है। इन टोटल हो गए हमारे ये 7 पेपर। ग्रुप 1 मॉड्यूल 1 में 4 पेपर्स हैं। आइए देखें कौन कौन से। सबसे पहला जो है वो आपका है कंपनी लॉ। दूसरा है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी। तीसरा है आपका इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज। और फोर्थ है आपका टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। क्या है? टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। तो भाई 4 आपके सब्जेक्ट हो गए जो कि मॉड्यूल 1 में है। कंपनी लॉ 100 मार्क्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज 100 मार्क्स, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस 100 मार्क्स। ठीक है जी। 4 तो आपके ये सब्जेक्ट्स हो गए दोस्तों। फिर आती है बारी हमारी अगले पार्ट की। मॉड्यूल 2 में क्या है? मॉड्यूल 2 में 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। सबसे पहला कंपनी अकाउंट्स को मिला दिया गया, कंपनी अकाउंट्स, एंड ऑडिटिंग को मिला दिया गया इसके साथ, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। हमने देखा था कि सीएस फाउंडेशन के लेवल पर भी क्या थे, यही ऑडिटिंग के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में आपको कुछ बातें बताई गई थी कि ये भी होगा उसमें। तो भैया डिपेंड करता है कि वहां पर लेवल क्या है। वहां पर आपको बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर चीज सिखाई गई थी, यहां पर आपको एक अच्छे लेवल की चीज होगी। ठीक है कि नहीं? एग्जीक्यूटिव लेवल की। तो कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस हो गया आपका। अगला एक और आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है? कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटी लॉज। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट है आपका इंडस्ट्रियल, लेबर एंड जनरल लॉज। इंडस्ट्रियल, लेबर एंड जनरल लॉज। तो ये हो गए आपके दोनों मॉड्यूल्स आपके सामने, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। ये हिस्सा है दोस्तों आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का। अब इन टोटल अगर मैं देखूं तो भैया ये तो 400 मार्क्स के पेपर हो गए। इन टोटल 400 मार्क्स। और दूसरा क्या हो गया? इन टोटल 300 मार्क्स। अब भाई सवाल ये आता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया सीएस एग्जीक्यूटिव में, तो उसके बाद क्या मुझे दोनों मॉड्यूल एक साथ देने पड़ेंगे?
ऐसा जरूरी नहीं है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव के इन पेपर्स को इकट्ठे देना चाहते हैं, दोनों मॉड्यूल्स को, या एक एक करके देना चाहते हैं। दोनों चीजें पॉसिबल है। अब सबसे पहले तो ये कि एलिजिबिलिटी वाली बात हमारी खत्म हो चुकी है, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये 40% और 50% की कहानी, इस पर मैं एक बार दोबारा आऊंगा, राइट। एक बार हम रजिस्ट्रेशन का काम देख लें और इस पास क्राइटेरिया को हम कंपेयर करेंगे मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 से, कि किस तरीके से आपको परसेंटेज चाहिए होगी, राइट। तो ये है मेरे दोस्त कहानी अब रजिस्ट्रेशन की, ठीक है जी। अब आती है बात रजिस्ट्रेशन की। आपकी एलिजिबिलिटी तय हो गई, एलिजिबल आप हैं, और अब आप क्या करवाना चाहते हैं? आप करवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किस में कराना चाहते हैं? रजिस्ट्रेशन इन सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जैक्ट लिख दिया मैंने इसमें। हम बात करने जा रहे हैं इनके रजिस्ट्रेशन की, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन जो है, अब अगेन मेरे एग्जाम के अटेम्प्ट पर डिपेंड करेगा कि भाई मैं कौन से अटेम्प्ट को देना चाहता हूं। एग्जाम अटेम्प्ट भैया मेरा जून होगा या तो, और या फिर होगा दिसंबर। ये बात तो हम पहले ही सीख चुके हैं, कहां पर? सीएस फाउंडेशन के लिए, कि सीएस के एग्जाम इन्हीं 2 महीनों में होते हैं हर साल। ये फिक्स्ड है, एक जून में और फिर उसी साल दिसंबर में। हर साल इसी तरह 6-6 महीने के अंतराल पर ये एग्जाम्स होते हैं, राइट। अब मान लिया जाए कि मैं जून अटेम्प्ट देना चाहता हूं या मैं दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है उससे पहले मुझे क्या करवाना पड़ेगा? अपना रजिस्ट्रेशन। अब अगर मैं मान लीजिए दिसंबर में ही दोनों अटेम्प्ट देना चाहता हूं, दोनों मॉड्यूल के लिए पेपर देना चाहता हूं, तो मेरे लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 कि मैं क्या करना चाहता हूं? रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं फॉर बोथ मॉड्यूल्स। दोनों मॉड्यूल्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं कि जी मैं तो दोनों के एग्जाम दूंगा। हालांकि एग्जामिनेशन फी भी देनी पड़ेगी बाद में, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन फी राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी, और रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ेगा मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं। तो भाई रजिस्ट्रेशन अगर मैंने बोथ मॉड्यूल्स का कराना है, कौन से अटेम्प्ट के लिए? दिसंबर के अटेम्प्ट के लिए, दोनों के लिए कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दिसंबर इस महीने को छोड़कर कम से कम 9 मंथ्स पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दिसंबर को छोड़ दिया जाए तो 9 महीने पहले कौन सी डेट आ गई? यानी यहां पर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोस्तों निकल आई हमारी उसी साल की 28 फरवरी। कितने महीने का? इस मंथ को जिसमें एग्जाम होना है उसको छोड़कर कितने महीने पहले? 9 मंथ्स का गैप होना चाहिए। तो भैया 9 मंथ्स गैप, ये 9 मंथ्स का गैप है। फरवरी के बाद काउंट कर लीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये हो गए 9 मंथ्स। और दिसंबर में आपके एग्जाम है, तो इसका मतलब 28 फरवरी लास्ट डेट हो गई। उसी तरीके से अगर मुझे मान लीजिए जून में एग्जाम देना होता, तो भी वही सेम सिस्टम होता। मुझे कम से कम कितने महीने पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता? 9 मंथ्स का गैप होना चाहिए। कौन से महीने को छोड़कर? उस महीने को छोड़कर जिसमें ये एग्जाम होना है। तो जून को छोड़ दीजिए, और उससे पिछले 9 मंथ्स हटा दीजिए, ठीक है जी। जून से पिछले 5 महीने कौन से हो गए? वापस चले, मई, अप्रैल, मार्च,
फेब, जनवरी, कितने महीने हो गए? 5 महीने। अब उसके पिछले साल के, जैसे कि अगर ये जून 2014 की बात करूं मैं, जून 2014 में जिसने एग्जाम देने थे उसको 2014 के पूरे 5 महीने हटा दीजिए और फिर पिछले 4 महीने यानी दिसंबर, फिर नवंबर 2013 हटा दीजिए, उससे पहले अक्टूबर हटा दीजिए और सितंबर हटा दीजिए। इसका मतलब ये, अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ मॉड्यूल्स करना चाहते थे और जून 2014 में एग्जाम देना चाहते थे तो आपको बीच के 9 मंथ्स उड़ा दो दोस्तों। कब तक आपका एडमिशन हो जाना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था? 31 अगस्त 2013 तक, इस डेट तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था। अब कई लोग होते हैं भाई, अरे ये तो हमें पता ही नहीं था जी कि 9 मंथ्स का गैप होना चाहिए, अब तो वो डेट निकल गई। फॉर एग्जाम्पल, इस व्यक्ति ने जून में एग्जाम देने की सोची थी कि जी मैं तो दोनों मॉड्यूल्स दूंगा, बोथ मॉड्यूल दूंगा मैं तो, लेकिन पता चला कि उसने तो भैया 31 अगस्त निकाल दी, चली गई, सितंबर आ गया। अब क्या करूं? एक मौका तो कम से कम उसके पास है, अगर वो कुछ भी कोई भी एग्जाम जून में देना चाहता है। लाइकवाइज यहां पर भी अगर दिसंबर में बोथ मॉड्यूल की डेट निकल गई तो आप क्या करें? एक मॉड्यूल का एग्जाम आप अभी भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त है कि आपने कब अपना रजिस्ट्रेशन कराया हो। आइए देखें। अगर आपने एक मॉड्यूल देना होता तो रजिस्ट्रेशन फॉर 1 मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के लिए अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस महीने से कितने मंथ्स पहले? आपको 6 महीने पहले कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए था। जून में एग्जाम देना है तो उससे 6 महीने पहले कैसे काउंट किया जाए? इससे पिछले 5 महीने 2014 के कैंसिल कर दीजिए और दिसंबर कैंसिल कर दीजिए। इसका मतलब 30 नवंबर 2013 तक अगर ये एडमिशन करवा लेता बच्चा तो जून 2014 में एग्जाम दे पाता, क्योंकि यहां पर हमारा कितने महीने का गैप चाहिए? बोल दो फटाफट। 6 मंथ्स का गैप। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? उसी तरीके से अगर दिसंबर में एग्जाम देना चाहते थे तो क्या करना पड़ेगा? अगेन कितने महीने का गैप होना चाहिए? कम से कम 6 मंथ्स गैप होना चाहिए। और इसका मतलब दिसंबर से पिछले 6 महीने, दिसंबर के मंथ को छोड़कर जिस मंथ में एग्जाम होना होता है हम उस मंथ को छोड़ देते हैं, राइट? तो यहां पर अगर मुझे कराना है रजिस्ट्रेशन फॉर ओनली 1 मॉड्यूल तो मैं क्या करूंगा? मुझे उसके लिए दिसंबर को छोड़ देना है और उसके पिछले 6 महीने कैंसिल कर दो। कौन कौन से? नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून। पिछले 6 महीने मैंने कैंसिल कर दिए। यानी डेट कौन सी आ गई भाई? डेट आ गई 31 मई। तो अगर कभी भी दिसंबर में एग्जाम देना हो एक मॉड्यूल का तो उसमें एग्जाम वाले मंथ को छोड़कर 6 महीने का गैप होना जरूरी है। यानी आपको दो ऑप्शंस मिल गए दोस्तों। जून में एग्जाम देना है तो भाई बता दो कि आपने दोनों एग्जाम देने हैं या एक बच्चा कहता जी मैंने तो दोनों एग्जाम देने हैं जी। ठीक है भाई, तो फिर जून आने से पहले जो उसके पिछले साल की अगस्त की डेट है 31 अगस्त, उस दिन तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। बच्चा कहता है नहीं जी नहीं, मैंने तो एक ही मॉड्यूल देना है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो उस जून वाले मंथ को छोड़कर उसके पिछले 6 महीने का गैप होना चाहिए, यानी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन उसके पिछले साल की नवंबर 30 तक हो जाना चाहिए था। लाइकवाइज अगर दिसंबर में एग्जाम देना हो और दोनों मॉड्यूल देने हैं तो ऐसे केस में आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? 9 महीने का गैप चाहिए भाई। बिल्कुल सेम सिस्टम, 2 मॉड्यूल के लिए एग्जाम वाले मंथ को छोड़कर 9 मंथ्स पहले, 9 मंथ्स प्रायर टू दैट मंथ इन विच यू वांट टू गिव योर एग्जामिनेशन।
यानी 28 फेब तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था। ठीक है जी, पार्ट ए। और अगर आप एक मॉड्यूल देना चाहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कब तक हो जाना चाहिए था? उस एग्जाम वाले मंथ को छोड़कर उसके 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो ये है आपकी रजिस्ट्रेशन इन सीएस एग्जीक्यूटिव की लास्ट डेट्स। ठीक है जी, लास्ट डेट्स। तो जी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में एक बार एडमिशन ले लिया तो ये आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन की डेट से 5 साल तक वैलिड होता है। कब तक वैलिड होता है? 5 इयर्स तक। 5 साल के अंदर आपको एग्जीक्यूटिव भी कंप्लीट करनी होती है और अपना प्रोफेशनल लेवल भी, यानी सीएस का फाइनल लेवल विद ऑल द ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग के बारे में हम अलग से एक वीडियो देखेंगे, उसमें कौन कौन सी सीएस में ट्रेनिंग्स होती हैं वो सब बताई जाएंगी। राइट, तो मैं दोबारा बता दूं, सीएस एग्जीक्यूटिव में आपकी रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो 5 साल है। जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया उससे 5 साल के अंदर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव भी कंप्लीट करना है और अपना प्रोफेशनल लेवल भी करना है विद ऑल ट्रेनिंग्स। राइट, फाउंडेशन के लिए फिर हमने कितना टाइम देखा था? फाउंडेशन के लिए आपकी वैलिडिटी होती है 3 साल। रजिस्ट्रेशन के बाद 3 साल के अंदर अंदर आपको अपना फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन क्लियर करना होता है। अदरवाइज क्या होगा? वो वैलिडिटी का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा और आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूं। मान लीजिए किसी बच्चे ने सीएस फाउंडेशन या एग्जीक्यूटिव में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन की फीस दे दी, एग्जाम्स आने वाले हैं तो एग्जामिनेशन फी भी देनी पड़ेगी। अब एग्जामिनेशन फी कब देते हैं ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसको भी लेंगे कि कब देनी पड़ती है। एग्जामिनेशन फी भी दे दी और एग्जाम आ गए, एग्जाम दे दिए, लेकिन एग्जाम्स में वो बच्चा अब फेल हो गया। अब भाई क्या होगा? जून अटेम्प्ट उसने दिया था, चाहे सीएस फाउंडेशन का चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव का, फेल हो गया बेचारा। जून में एग्जाम दिए थे, रजिस्ट्रेशन कराया था, एग्जाम फीस दी थी, एग्जाम दिया, एग्जाम में फेल हो गया। अब भाई अगला अटेम्प्ट कब आएगा उसका? दिसंबर में आएगा जी, बिल्कुल ठीक बात, दिसंबर में अटेम्प्ट आएगा उसका। सवाल यह आता है कि क्या दिसंबर में जब उसने दोबारा एग्जाम देना है, वही एग्जाम जिसमें वो बेचारा फेल हो गया, द सेम एग्जाम इन विच ही फ्लंक्ड, इज ही रिक्वायर्ड टू गिव रजिस्ट्रेशन फी अगेन? क्या रजिस्ट्रेशन की जो फी बिगिनिंग में दी थी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त, क्या वो दोबारा देनी पड़ेगी? नो, उसे केवल क्या देनी है अब? एग्जाम फीस। क्या ये बात समझ में आई? उसे अब क्या देनी है? सिर्फ एग्जाम फी। रजिस्ट्रेशन फी का अमाउंट ज्यादा होता है, एग्जाम फी थोड़ी सी होती है। एग्जाम दें आप, फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार जब आप एग्जाम देंगे, अगले अटेम्प्ट में देंगे, तो रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या देनी है? एग्जाम फी। लेकिन ये तब तक सिलसिला जारी रह सकता है जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन का पीरियड खत्म नहीं हो जाता। मान लो सीएस एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल हैं और प्रोफेशनल में भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं, आपको सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल 5 साल में कवर करना है। मान लिया जाए बेचारा बहुत सारे पेपर देता रहा, काफी सारे क्लियर कर लिए, लेकिन कुछ एक पार्ट बच गया और वो 5 साल समाप्त हो जाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना पड़ेगा। ठीक है, सारे एग्जाम दोबारा नहीं देने पड़ेंगे, बट उसे क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन ये दोबारा करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का हिस्सा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो भाई मैं अगर चाहूं तो दोनों मॉड्यूल एक साथ भी दे सकता हूं। एक साथ देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे अपना अटेम्प्ट चूज करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि जी बताओ मैं अपने दोनों अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन कब कराऊं, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा कि आप अपना एग्जाम किस मंथ में देना चाहते हैं। आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि जी आपका अटेम्प्ट क्या है, जून है
या दिसंबर है, 2014 का तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, राइट। तो जून या दिसंबर अगर है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसे 2 मॉड्यूल वाले के लिए डेट बताएंगे, और अगर उसने कहा जी मुझे 1 मॉड्यूल देना है, इन दैट केस आपको ये 6 मंथ्स गैप वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली आंसर देना है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का काम। ठीक है जी, कौन कौन से काम हो गए? वैलिडिटी का पीरियड बता दिया, फाउंडेशन में 3 साल, एग्जीक्यूटिव में 5 साल, ये सब कुछ अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव चल रहा है दोस्तों। मैंने रजिस्ट्रेशन कब कब करवाया जाता है आपको वो बता दिया। इज दैट क्लियर? एग्जाम में कौन कौन से आपके सिलेबस के ये सब्जेक्ट्स होंगे ये मैंने आपको बता दिए। अब मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज पास क्राइटेरिया जो है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों पास क्राइटेरिया पर मैं एक बार दोबारा चलने वाला हूं, आ जाइए मेरे साथ। पास क्राइटेरिया में 2 क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया नंबर 1 और क्राइटेरिया नंबर 2। ठीक है जी, तो क्राइटेरिया नंबर 1 और क्राइटेरिया नंबर 2। ठीक है जी, क्राइटेरिया नंबर 1 क्या बताया हुआ है मैंने? 40% इन ईच सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके 1 2 3 4, ये क्या है? सब्जेक्ट्स। एंड ये दोनों, मैं बार बार बोलता हूं भाई, ये दोनों क्राइटेरिया 1 एंड क्राइटेरिया 2, ये दोनों आपको फुलफिल करने हैं। 50% इन एग्रीगेट, गॉट इट? 50% इन एग्रीगेट। अब मान लीजिए कि एक बच्चे ने 1 मॉड्यूल दिया, सिंगल मॉड्यूल, तो बहुत ही आसान है जी। अगर उसने केवल मॉड्यूल 1 दिया है तो उसे क्या चाहिए? सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3, सब्जेक्ट नंबर 4। जो 1 2 3 4 हैं मॉड्यूल 1 के 1 2 3 4 में क्या चाहिए? मिनिमम तो हर एक में 40 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और इस मिनिमम 40 से काम नहीं चलेगा, इन सबका टोटल क्या होना चाहिए? मिनिमम 50%। यानी एक तो मिनिमम आपको ये चाहिए, प्लस टोटल 400 में से 200 चाहिए। गॉट इट? ये बात हम कई बार कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने फाउंडेशन में भी इसके कई सारे एग्जाम्पल किए थे, है ना? इसका मतलब अगर मैं कहूं कि ये केस नंबर 1, केसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, थोड़ा सा उससे अलग है, इसीलिए हम इसे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है जी, केस नंबर 1, ये मत सोचिएगा सारी चीजें एज इट इज है, कुछ एक नया पॉइंट आपको बताना है, इसीलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूं। अदरवाइज ये सीएस फाउंडेशन के जैसा ही था। ठीक है ना? तो मान लीजिए जी मॉड्यूल 1 की बात कर रहा हूं मैं। मॉड्यूल 1, सब्जेक्ट नंबर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, केस नंबर 1, केसेस आए आपके सामने। केस नंबर 2, केस ए और बी कर देता हूं आसानी के लिए। तो भाई क्या चाहिए, जरा सोच के बता दो। अगर इसके बच्चे के 40 हर एक में आ गए, टोटल आया 160, मैंने कह दिया हो गया बच्चा फेल। ठीक है जी, मान लीजिए सभी में आ गए 50 50 50, मान लीजिए इसमें आ गए 60, चलो इसमें भी कर दिए 60, मगर एक में आ गए 39, टोटल कितना है? 209। क्राइटेरिया नंबर 2, 50% इन एग्रीगेट तो बन रहा है, लेकिन एक सब्जेक्ट में 40 से कम रह गए, ये भी बच्चा क्या हो गया? फेल हो गया दोस्तों। इसीलिए पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पास होने के लिए दोनों चीजें आपको फिनिश करनी पड़ेंगी। ठीक बात है कि नहीं? दोनों आपको क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे। मान लीजिए इसमें आते 50 60 50, चलिए चेंज करता हूं 40,
मिनिमम तो 40 आ गए ना। अब जरा टोटल चेक कर लो, 210, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल, बच्चा हो गया पास। इज दैट क्लियर? अब आप कहोगे सर जी ये तो बात तो आपने CS फाउंडेशन में भी बताई थी, सेम चीज चल रही है वो। बिल्कुल जी सेम चीज चल रही है, यही सेम फंडामेंटल मॉड्यूल 2 में भी चलेगा, सेम फंडामेंटल। यानी उसमें हम क्या देखेंगे कि इन तीनों में मिनिमम तो भाई 40 आए और मिला करके 300 है ना, इसका 50% निकाल लो 150, तो भाई 300 में से 150 होने चाहिए। दैट मीन्स 150 आउट ऑफ 300 must be there in aggregate. In addition to that, 40 marks must be obtained in each of the subject. Right? ये तो तब है ना पोजीशन जब दोनों मॉड्यूल्स अलग अलग अटेम्प्ट में आप एग्जाम देते हैं। मान लिया जाए दोनों अटेम्प्ट में इस बच्चे ने एग्जाम दे दिया, दोनों मॉड्यूल को एक ही अटेम्प्ट में दे दिया, फिर क्या होगा? अब स्थिति बच्चे के लिए फेवरेबल भी हो गई, दोनों एग्जाम इकट्ठे देने पर। क्यों? आइए देखें। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 पेपर्स हैं इसके 4 और पेपर हैं इसके 3। ठीक है जी। हमारे हिसाब से इन सब में क्या होने चाहिए भाई? मिनिमम 40 हर एक सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट इधर 400 में से 200, इधर 300 में से 150, मिनिमम 40 हर एक में। लेकिन अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? दोनों को अलग अलग देख रहे थे। मान लिया जाए बच्चा दोनों एग्जाम्स एक साथ दे देता है, मॉड्यूल 1 भी दे देता है और मॉड्यूल 2 भी दे देता है, तो अब ये जो एग्रीगेट हम अलग अलग देख रहे थे, हम इस एग्रीगेट को अब अलग अलग नहीं देखेंगे। हम इस एग्रीगेट को कैसे बनाएंगे? 700 में से 350 होने चाहिए। यानी एग्रीगेट को करने का तरीका अब अलग अलग नहीं रहेगा, एग्रीगेट को करने का तरीका टोटल हो जाएगा इसका 700 और मिलाकर के 350। आइए देखें, मैं इसको और इलैबोरेट करता हूं। मान लीजिए इसमें आ गए 40 40 40 40, टोटल कितना हो गया? 160। क्राइटेरिया नंबर 1, मान लीजिए मॉड्यूल 1 ही एग्जाम दिया होता तो क्राइटेरिया नंबर 1 तो फॉलो हो गया, मगर क्राइटेरिया नंबर 2 फॉलो नहीं कर पाया, इसे आप क्या कह देते जी? फेल हो गया ये बच्चा। लेकिन मान लो इसने ग्रुप 1 के साथ, मॉड्यूल 1 के साथ मॉड्यूल 2 भी दिया होता और इस बच्चे ने इसमें मार्क्स गेन कर लिए 90 90 90, टोटल कितना आ गया? 270। अब भाई आप कहोगे जी मॉड्यूल 2 में पास हो गया, मॉड्यूल 1 में फेल। गलत, क्योंकि उस बच्चे के हर एक सब्जेक्ट में 40-40 है, तो उसने सातों सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया नंबर 1 फॉलो कर दिया, फुलफिल कर दिया। और इन टोटल मैं उसे अलग अलग नहीं देखूंगा अब, क्योंकि मुझे क्या देखना है? इन टोटल 700 में से 350 मार्क्स हैं या नहीं। अब मैंने देखा भाई इसने तो बोथ मॉड्यूल्स दिए भाई। अगर इसने बोथ मॉड्यूल्स हमारे पास एग्जामिनेशन में दिए, मिनिमम सब में 40 ले आया, इन टोटल अब मैं अलग अलग नहीं देखने वाला मेरे भाई, मैं अब इन दोनों का टोटल कर दूंगा। कितना आ गया? टोटल आ गया सर 430 आउट ऑफ 700। इसका मतलब ये बच्चा हो गया पास, इवन इफ हर एक सब्जेक्ट का इसमें अब 40-40 आ गया, मगर इसका इंडिविजुअल लेवल पर अगर मैं सिर्फ ग्रुप 1 को देखूं तो उसमें सेकंड क्राइटेरिया नहीं पास हो पाया। लेकिन क्योंकि दोनों एग्जाम इकट्ठे दिए थे, इसीलिए सेकंड क्राइटेरिया को अलग अलग ना देख करके जॉइंटली देखा जाएगा। यह है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
इज दैट क्लियर? इसीलिए आपको ये सारा सिस्टम दोबारा समझाया गया। तो मेरे दोस्त, ये था हमारा किसका हिस्सा? CS एग्जीक्यूटिव के पास क्राइटेरिया का हिस्सा। तो एक काम करते हैं, मैं अब इन मॉड्यूल्स के डिटेल्स को हटा देता हूं, ठीक है जी। और अब चेक कर लेते हैं कि मैंने अभी तक क्या क्या बातें आपको बता दी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको CS की एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। CS एग्जीक्यूटिव, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, इसके रजिस्ट्रेशन की डेट्स के बारे में बता दिया। मैंने आपको इसके पास क्राइटेरिया के बारे में बता दिया, ठीक है जी। एग्जामिनेशन फीस, रिजल्ट और एग्जामिनेशन फीस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फी आपको कब देनी होती है, रिजल्ट आपका कब आता है, ठीक है जी। एक बात समझ लीजिए आप कि जिस तरह से मैंने आपको यह बात बताई थी कि किसी भी हाल में जो मंथ्स का गैप है वो मेंटेन किया जाता है। पहले ही बता दिया जाता है कि इतने महीने का आपका गैप होना चाहिए, वो सेम तरीका आपको यहां पर भी नजर आएगा, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको फिक्स्ड बताया कि 9 मंथ्स का गैप होना चाहिए एग्जाम वाले मंथ को छोड़कर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बोथ मॉड्यूल्स, और उसी तरह से 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए एग्जाम वाले मंथ को छोड़कर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल मॉड्यूल। तो वो मंथ्स का सेम फंडामेंटल यहां पर भी चलेगा। अब एग्जाम आपने देना है, मान लीजिए जून में, जून में आपने एग्जाम देना है, किसी भी मंथ की, किसी भी ईयर के जून में, या किसी भी ईयर के दिसंबर अटेम्प्ट में आपने एग्जाम देना है। तो इस मंथ से जून को छोड़ दो और इसके 2 महीनों का गैप ले लो। कितने महीनों का गैप होना चाहिए? 2 मंथ्स गैप। फंडामेंटल सेम है, 2 मंथ्स गैप। उसी तरह से दिसंबर के एग्जाम के लिए कितना गैप? 2 मंथ्स गैप। 25 तारीख से बड़ा प्यार है भाई ने CS वालों को, तो जरा 2 महीने छोड़ दीजिए इसमें से, 2 मंथ्स गैप यानी प्रायर निकाल लीजिए। अप्रैल और मई छोड़ दीजिए, बचा क्या? मार्च। क्या ये बात समझ आई? उसी तरह दिसंबर में अक्टूबर और नवंबर छोड़ दिए, आया क्या? सितंबर। तो भाई 25 सितंबर और 25 मार्च, ये है आपकी एग्जामिनेशन फीस की लास्ट डेट। लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन फी। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा स्कोप और भी दे देते हैं कि बाय चांस आप डिले कर देते हैं फी को डिपॉजिट करने में, तो कुछ लेट फीस लगा करके क्या किया जाता है? लेट फीस लेकर के आपको एग्जाम फी ले ली जाती है, ठीक है जी। और उसके लिए आपको अंदाजन 15 दिन का वक्त दिया जाता है, यानी 15 डेज आप इसमें ऐड कर दें अंदाजन, तो आपकी लास्ट डेट निकल आ जाती है विद लेट फी। यानी एग्जामिनेशन फी कैसे दे रहे हैं आप? लेट फीस से। मान लीजिए 25 मार्च निकल गई, ओहो भूल गया भाई, कोई बात नहीं, क्या कर दिया जाता है? लेट फीस के एक साथ आपकी एग्जाम फी ले ली जाती है। 15 दिन ऐड कर लो, 25 मार्च में जरा 15 दिन ऐड करो, 6 दिन में तो 31 मार्च आ गई, और 9 दिन और ऐड कर दो, 9 अप्रैल आ गई। 15 दिन इसमें ऐड करो, 30 सितंबर लास्ट होती है, और 10 कितने हो गए? अक्टूबर के, तो 10 अक्टूबर तक लेट फी के साथ कर सकते हैं आप। यानी ये जो आपने देखा, ये डेट्स क्या थी? ये थी विदाउट लेट फी।
लेकिन अगर आपने इन्हीं डेट्स को विद लेट फी देखना है, यानी आप भूल गए उस दौरान 25 मार्च तक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं जी, 15 दिन आपको और दे दिए हमने, तो प्लस कर दिए जाते हैं 15 डेज। किसमें? जून के अटेम्प्ट के लिए। यानी 25 मार्च के अंदर क्या ऐड करेंगे आप? 25 मार्च में आप ऐड कर देंगे 15 दिन, और आपकी लास्ट डेट आ जाएगी, लास्ट डेट ऑफ एग्जाम फी विद लेट फीस। कौन सी डेट आ गई? 9 अप्रैल। किसके लिए? जून अटेम्प्ट के लिए। और 25 सितंबर थी, उसमें भी आपने 15 दिन ऐड कर दिए, क्या आ जाएगी? 10th ऑफ अक्टूबर। 10th ऑफ अक्टूबर ये आ गई आपकी लास्ट डेट ऑफ एग्जाम फी विद लेट फीस। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट किया आपने काम। तो लास्ट डेट्स आपने देख लिए, जैसे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट्स देखी थी आपने, उसी तरह आपने एग्जाम फी की भी लास्ट डेट्स देख ली। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब क्या आता है काम? हमारी एग्जाम का। एग्जाम का रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट आता है दोस्तों 2 महीने के बाद। ठीक है, दूसरे महीने में रादर कहें आप, मैं इसे रब कर देता हूं। तो रिजल्ट की बात कर लेते हैं आप। रिजल्ट की बात, डेट्स फिक्स्ड है दोस्तों, और 25 तारीख से तो बहुत ही प्यार है भाई, 25 तारीख से तो बहुत प्यार है। यानी अगर जून अटेम्प्ट किसी ने दिया, एग्जाम अगर जून अटेम्प्ट है भाई, तो इसके दूसरे महीने की 25 तारीख, इससे अगले दूसरे महीने की 25 तारीख, और अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट है तो फिर वही कहानी। क्या? दिसंबर के बाद दूसरा महीना, जनवरी छोड़ दिया, फरवरी, तो भाई 25 फरवरी नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आ जाता है। जून के बाद जुलाई छोड़ दिया, तो भाई 25 अगस्त सेम ईयर रिजल्ट आ जाता है। फिक्स्ड है डेट्स, फिक्स्ड। ठीक है जी, चाहे वो कौन सा हो, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल या फिर आपका फाउंडेशन। तो मेरे दोस्त, हमने सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में तो सारी कहानी फिनिश कर ली है। ठीक है जी, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो फी है, फी, ये मैं आपको कितना अमाउंट है ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, और बाकी सारा हिस्सा लगभग सेम रहता है। तो फी तो जो आपको वहां पर उनके प्रोस्पेक्टस में नजर आएगी वो एज इट इज दे दी जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने हर चीज सीएस एग्जीक्यूटिव की कर ली एक्सेप्ट ट्रेनिंग्स पार्ट, क्योंकि फाउंडेशन के लेवल पर आपकी कोई ट्रेनिंग शुरू नहीं होती। क्या वर्ड्स गए मैंने? फाउंडेशन के लेवल पर आपकी कोई ट्रेनिंग शुरू नहीं होती। जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले लेते हैं, उस एडमिशन के बाद ही आपकी ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू होता है। अब क्योंकि भाई ट्रेनिंग का नंबर ज्यादा है, 7 तरह की मेनली आपकी ट्रेनिंग्स हैं, इसीलिए उस ट्रेनिंग के हिस्से को हम अलग से वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए इतना ही, लेकिन ये क्या है? विदाउट ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स के लिए हम अलग सेशन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।